तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग में, है ना, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी जो मेरा वीडियो है पसंद किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ वाउचर। यानी कि जब हम टेली में काम करने आते हैं, जब हम सारे ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करना सीख जाते हैं, डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, जब हम ये सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारे मैनुअल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हमें कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन में यानी किसी सॉफ्टवेयर में हमें स्टोर करना होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो टेली में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है वो होता है वाउचर्स का। यानी कौन सी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी, किस वाउचर में पास होएगी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने जरा सा भी गलत कर दिया, कौन सी एंट्री किस वाउचर में कर दी, है ना, तो वो क्या सारा गड़बड़ हो जाता है। और वाउचर्स का सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि करना कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री है। क्यों नहीं आता? कि उनको पता ही नहीं है कि वो इनकम है, कि वो एक्सपेंस है, वो लायबिलिटी है, वो एसेट है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किससे लेने हैं, किसको दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई हमारे बिजनेस में अगर कुछ आ रहा है तो हमें कहाँ जाना है, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है तो कौन से वाउचर में जाना है, परचेज कर रहे हैं तो कौन सा वाउचर है, सेल कर रहे हैं तो कौन सा वाउचर है, पता ही नहीं होता। क्या करते हैं, टोरे मारते हैं कि भाई सर ये होगा क्या, सर इनमें कौन सा वाउचर यूज होगा। मतलब सारी एंट्रियां जब मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? समझ में आ रही मेरी बात? जब मैं समझाता हूं तो ध्यान से समझ लिया करो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आपके लिए काफी इजी होता है कि भाई कौन से वाउचर में किस प्रकार की एंट्रियां होती है और क्या क्या ध्यान देना होता है हमें वाउचर्स में, ठीक है ना। तो टेली में क्या होता है ना, जो मोस्टली जो वाउचर होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। सबसे पहला आ जाता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। दूसरा आता है पेमेंट। तीसरा आता है रिसीव्ड वाउचर। चौथा आता है जर्नल वाउचर। पांचवा आता है सेल्स वाउचर और छठा आता है परचेज वाउचर। और सबके आगे आप देख रहे होंगे ये F4 F5 लिख रखा है, तो ये होती है उनकी शॉर्टकट कीज वाउचर्स को ओपन करने के लिए। अगर आप F4 प्रेस करोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा, F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट, F6 के लिए रिसिप्ट, F7 के लिए जर्नल और F8 और F9 के लिए सेल्स एंड परचेज वाउचर। तो इन वाउचर्स को जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी टेली का कोर्स कर रहे हैं, जो भी मेरे से आरएफसीएफए का कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो आगे कहीं पे भी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से समझ लेना ये वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाउचर होता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यही होगा, यही दिखता है। ये कह रहा है कि इस वाउचर में क्या होता है ना, कि भी बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं? डिपॉजिट के, विड्रॉल के, ट्रांसफर के, यानी कि कैश टू बैंक। कैश टू बैंक मतलब हमारे पास, हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस के गल्ले में, तिजोरी में कोई पैसा पड़ा है, कुछ पैसा पड़ा है, उसको हम हमारे ही बिजनेस के दूसरे बैंक अकाउंट में या किसी भी बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस का पैसा किसी और के खाते में जमा कराने जा रहे हो तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में चला जाओ। ऐसा नहीं होगा, वो गलत एंट्री हो जाएगी, वो पेमेंट की वाउचर हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब खुद का ही बिजनेस का पैसा खुद के ही बिजनेस के किसी भी बैंक अकाउंट में जा रहा है, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, बैंक टू कैश, यानी कि बिजनेस में पैसे की आवश्यकता है, तिजोरी में पैसा नहीं है बिजनेस के लिए, आप गए अपने ही बिजनेस के बैंक अकाउंट में, वहां चेक लगाया या एटीएम से निकाल के लाए और बिजनेस में जो गल्ला पड़ा है, तिजोरी पड़ी है, उसमें पैसा लाके रख दिया। तो वो हो गया हमारा विड्रॉल की एंट्री, वो होती है हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, दो एंट्री होगी, डिपॉजिट और विड्रॉल, यानी कि बैंक से संबंधित ही होना चाहिए, बिजनेस से संबंधित ही खाते होने चाहिए। नेक्स्ट, बैंक टू बैंक यानी ट्रांसफर की एंट्री, यानी कि मान लो कि एचके कंप्यूटर्स के दो बैंक अकाउंट हैं, एक एसबीआई बैंक में और एक आरएमजीबी बैंक में। तो एचके कंप्यूटर्स ने क्या किया, आरएमजीबी से पैसा निकाल कर क्या करा, ट्रांसफर किया एसबीआई बैंक में। मतलब कि दोनों बैंक के जो खाते हैं वो है तो एक ही फर्म के, तो क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार की जो एंट्री होगी वो कौन से वाउचर में पास होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये 3 प्रकार की ही एंट्रियां कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, इसके अलावा तो होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना। कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो कॉन्ट्रा वाउचर में चला जाओ, पैसा आया बिजनेस के अंदर तो कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाओ, ऐसा नहीं होता। समझ में अच्छे से वाउचर को समझ लेना। अब ये क्या कह रहा है नोट, कि भाई इस वाउचर में फर्स्ट एंट्री हमेशा क्रेडिट की होगी और सेकंड एंट्री क्रेडिट या डेबिट दोनों में से कोई एक हो गई। मतलब कि जब हम F4 का बटन प्रेस करके, की प्रेस करके जब अपन कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं तो उसमें क्या होता है ना, सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है वो क्रेडिट साइड दिखाई देता है, ना कि डेबिट साइड। मतलब कि वाउचर अपने अकॉर्डिंग मांगेगा कि वो क्रेडिट चाहता है कि डेबिट चाहता है।
बट कॉन्ट्रा वाउचर पहले क्रेडिट मांगता है कि भी मुझे तो पहले क्रेडिट दो। क्रेडिट देने के बाद आप क्या करोगे, जब जैसे एंटर मार के यहाँ नीचे आओगे, अब आपके पास यहाँ के ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप चाहो तो उसको डेबिट कर लो या क्रेडिट कर लो, वो डिपेंड करता है कि भी कितने क्रेडिट है और कितने डेबिट है। समझ में आ रही है? मतलब ये फिक्स रहेगी वैल्यू पहली, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या आ गई हमारी, ऑप्शन हमें खुल जाएगा, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी। तो वही ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। जैसे भी एसबीआई बैंक में 2000 रुपए नकद जमा करा है, तो देखा जाए तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है बैंक टू कैश, पर यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है। उल्टा लिखा है मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। एंट्री तो वही है, बट क्या करा, रिवर्स कर दिया एक तरीके से। पहले क्या करा हमने, क्रेडिट को लिख दिया, बाद में हमने डेबिट को लिख दिया। एंट्री तो वही है, बैंक टू कैश, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। देखो डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पे, बैंक ही तो हो रहा है, और क्रेडिट हमारा कैश हो रहा है। एंट्री तो वही बनी है कि भाई बैंक टू कैश, यही तो है ना। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट कर दिया, बैंक डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कॉन्ट्रा वाउचर की मुझे तो पहले क्रेडिट दे दो। समझ आ रही है ना, तो हमने क्रेडिट दे दिया, बचा क्या, डेबिट, डेबिट भी दे दो, खत्म कहानी, सिंपल। नेक्स्ट एसबीआई बैंक में, एसबीआई बैंक से 10,000 रुपए निकाले, इसकी एंट्री बनती है कैश टू बैंक। अगर देखा जाए जनरल एंट्री जब अपन पास करते हैं, शुरू शुरू में जब अपन जनरल एंट्री सीखनी शुरू करते हैं, तो क्या एंट्री बनाते हैं हम, कैश टू बैंक, मतलब कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्रेडिट कर दिया बैंक को, कैश कर दिया डेबिट। एंट्रियां वही है, बट पहले उसको डालिए बाद में उसको डालिए, बात तो एक ही, कान चाहे कैसे भी पकड़ लो, पकड़े तो कान भी जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात। नेक्स्ट तीसरी एंट्री कर रहा है एसबीआई बैंक से आरएमजीबी में जमा करा दिए 5,000 रुपए, ठीक है ना। तो क्या एंट्री बनेगी, आरएमजीबी टू बैंक, या आरएमजीबी तो एसबीआई बैंक। तो यहाँ पे आरएमजीबी क्या हो रहा है, डेबिट, और क्रेडिट हो रहा है हमारा बैंक अकाउंट एसबीआई। तो कुछ इस प्रकार की एंट्रियां होती हैं जिसमें क्या होता है ना, क्रेडिट पहले होगा, इसमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान ही नहीं देते स्टूडेंट, तो बस धड़ाधड़ टिकाए जा रहे हैं, बस को पता ही नहीं है डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, किस लिए हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है। बस एंट्री करने से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, डेट चेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने एंट्री पहले बनाऊं कि नहीं बनाऊं, फिर उसके बाद में उसको अप्लाई करूं, नहीं, बस सीधा छापना है उसको। ये गलत चीजें हैं, इसको पहले ही बता रहा हूँ, इस चीजें सुधार लो, आगे दिक्कत आएगी। किसी भी अकाउंटेंट के अंडर में काम करोगे ना, भूत बना देगा वो तुम्हें, वो निकाल देगा बाहर जॉब से, और पेनल्टी और ठुकवाएगा तुमसे अलग से, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट वाउचर है हमारा पेमेंट वाउचर, शॉर्टकट की F5। ये कह रहा है इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर हमें किसी को पैसा देना है, हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, किसी भी रीजन से जा रहा हो, बट वो पैसा हमारे बिजनेस के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, किसी अदर पार्टी को, समझ में आ रही है, आउटसाइडर को जाना चाहिए, तो ही हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। जैसे मान लो मैंने किसी को बिजली का भुगतान किया है, किसी कर्मचारी को, जो एम्प्लॉय दुकान पे काम कर रहा है उसको सैलरी दे दी, किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, मेरी दुकान पे कोई व्यक्ति आया, कोई जान पहचान वाला है कि भाई साहब मेरे को 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए चाहिए उधारी के लिए, है ना, और खरीदे गए माल या सर्विस के बदले में हमने किसी पार्टी को भुगतान कर दिया। मान लो मैंने किसी से माल खरीदा था, सर्विस खरीदी थी, अब माल खरीदा है, सर्विस खरीदी है, तो अगले को पैसा तो देना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार तो लगता नहीं है हमारे, रिश्तेदारों को भी तो पैसा देना ही होता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्या होता है ना कि जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, चाहे किसी भी रीजन से जा रहा हो, हमें पेमेंट वाउचर में जाना है। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि उनको पेमेंट ही करना होता है, तो पेमेंट को तो पेमेंट ही बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है पेमेंट वाउचर में जाएंगे। समझ में आ रही ना। इसमें क्या कह रहा है, नोट दो है इसमें, ध्यान से समझना कि इस वाउचर में जो फर्स्ट एंट्री होती है वो हमेशा डेबिट की होगी। अब मैंने पहले बताया था कि कॉन्ट्रा में तो क्रेडिट मांगेगा, अब इसमें डेबिट मांगेगा, तो देना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, डेबिट मांग रहा है तो डेबिट दो। सेकंड एंट्री डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी, मतलब जैसे ही आप डेबिट डाल के पहली एंट्री, जैसे ही एंटर मार के नीचे आएंगे, तो आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा कि भी आप अब डेबिट करोगे या क्रेडिट, दोनों में से वो डिसाइड कर लो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है नेक्स्ट कि भी इस वाउचर में कैश और बैंक का लेजर हमेशा क्रेडिट होगा, और हमें बस यही पता करना है कि कौन सा लेजर डेबिट होना है। मतलब कि देखो इस वाउचर में क्या होता है ना, पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना, चाहे वो कैश जा रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन जा रहा हो, चाहे बैंक से चेक के थ्रू जा रहा हो, किसी भी रीजन से अगर बैंक से पैसा जा रहा है, या किसी भी रीजन से बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश और बैंक तो इस वाउचर में, पेमेंट वाउचर में हमेशा क्रेडिट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब कि कैश और बैंक कभी डेबिट हो ही नहीं सकता पेमेंट वाउचर में, क्योंकि कैश का मतलब होता है कि पैसा आना, जब भी पैसा आएगा तो ही वो डेबिट होता है, और जब भी बिजनेस में बैंक में पैसा आएगा तो ही वो डेबिट होता है। बट यहां तो हमारा पैसा जाएगा, तो जाएगा तो हम डेबिट कैसे कर देंगे कैश और बैंक को, समझ में आ रही है ना। उसको तो हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि रियल अकाउंट रूल कहता है कि भी क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसलिए बैंक और कैश हमेशा क्रेडिट ही होगा। फिर हमारे लिए एक ऑप्शन बस एक ही रह जाएगा कि डेबिट किसको करना है, बस वो पता कर लो, क्योंकि दूसरी एंट्री तो हमें पता करनी नहीं है, क्योंकि कैश और बैंक तो है ही है।
अब दोनों में से एक हो सकता है या दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने दोनों से पेमेंट करी है कि एक ही करा है। ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि इस वाउचर में उसी लेजर या खाते को डेबिट करना है जिसकी वजह से पैसा व्यापार से बाहर जा रहा है। पैसे के जाने के रीजन को डेबिट करना है, मतलब कि मान लो आपने किसी को पैसा दिया, तो पैसा दिया तो कैश तो क्रेडिट हो गई होगा। अब बिजनेस तुमसे ये पूछेगा कि तुमने पैसा दिया किसको, क्या रीजन है पैसे जाने का, बस वो डेबिट कर दो। ठीक है ना। जैसे बिजली के बिल का भुगतान किया 5,000 रुपए से, तो पैसा जाने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिजली का बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दो और बैंक तो क्रेडिट होगा ही क्योंकि आप ऑनलाइन भुगतान किया है। नेक्स्ट, श्री राम जनरल स्टोर को 10,000 रुपया भुगतान किया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि पैसा जाने का रीजन क्या है हमारा, श्री राम जनरल स्टोर, उसको क्या करना है, डेबिट, तो मैंने डेबिट कर दिया। और कैश किया है तो कैश कर देंगे, अगर बैंक से पेमेंट करिए तो बैंक हो जाएगा, अगर दोनों से करिए तो एक क्रेडिट और यहां लग जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक अकाउंट। और समझ में आ रही मेरी बात क्या। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाउचर की एंट्रियां जो है कहां होंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिसीव्ड वाउचर। इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब बिजनेस में किसी प्रकार से व्यापार के पास या व्यापारी के पास पैसा आ रहा होता है, अर्थात प्राप्तियों से संबंधित ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज होता है। मतलब कि मान लो कि तुमने किसी को माल बेचा था, कोई कस्टमर था, उसको माल बेचा था, कुछ दिन बाद वो तुम्हारे पास आ गया कि भाई साहब सेठ जी ये पैसे ले लो, जमा करो मेरे। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्या करना है हमें, जब भी हमारे बिजनेस में कोई पैसा आ रहा हो, हमें कुछ रिसीव हो रहा हो पैसा, या बैंक से रिसीव हो रहा हो, ऑनलाइन रिसीव हो रहा हो, नगद रिसीव हो रहा हो, तो हमें आंख बंद करके रिसीव्ड वाउचर में चले जाना है। समझ में आ रही है? कहते हैं ना अपन किसी दुकान पे जाते हैं, किसी भी कहीं भी मान लो अपन पैसा जमा कराने जाते हैं, तो अगले को कहते नहीं है कि भाई ये पैसा जमा कर ले और इसकी रिसिप्ट दे दे मेरे को, कहते हैं ना। तो वही सेम चीज है, रिसिप्ट मतलब पैसा जमा हो गया है, उसकी रिसिप्ट दे दो, तो हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना है। तो किस प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं देख लेते हैं। ब्याज प्राप्त हो गया, मान लो किसी से हमें ब्याज प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है पैसा ही मिलेगा ना। कमीशन भी मिल गया, रेंट मिल गया, मान लो मैंने कोई दुकान है अपनी, वो मैंने रेंट पे दे रखी है, या किसी स्टूडेंट से मेरे को फीस प्राप्त हो गई, तब मेरे को रिसीप्ट वाउचर में जाना है। किसी बैंक या व्यक्ति से मैंने लोन ले लिया, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, बैंक लोन, कुछ भी है, तो लोन लेंगे तो पैसा ही मिलेगा ना। व्यापारी ने अगर अपने बिजनेस में पूंजी लगाई है, मान लो कोई दुकान का मालिक है, दुकानदार है, वो बिजनेस खोलना चाहता है, तो बिजनेस खोलते समय अगर उसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, पैसा लगाया होगा, तो पैसा जब भी बिजनेस के अंदर आएगा तो उसको रिसीव्ड वाउचर में ही करना पड़ेगा, चाहे वो पैसा किसी भी रीजन से आ रहा हो। तो व्यापारी बिजनेस को पैसा दे रहा होता है उस वक्त, व्यापारी व्यापार को पैसा देगा, तो व्यापार में तो पैसा ही आएगा ना, तो पैसा आएगा तो हमें रिसीव्ड वाउचर में जाना है। या बेचे गए माल या सर्विस के बदले में अगर किसी डेटर या कस्टमर से हमें पैसा मिलता है, तो भी हमें कहाँ जाना है, रिसीव्ड वाउचर में ही जाना है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो। कभी इस वाउचर में जो फर्स्ट एंट्री होती है वो हमेशा क्रेडिट होगी, ये लो। मतलब कि जैसे कॉन्ट्रा वाउचर था, सेम टू सेम इसमें यही कह रहा है कि भी ये भी क्रेडिट ही होगा पहले, डेबिट नहीं होगा। और सेकंड एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई एक हो सकती है। अब कुछ स्टूडेंट को क्या है, ये समझ में नहीं आएगा कि सर ये कह रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई एक का मतलब क्या है। जब अपन लाइव करेंगे ना प्रैक्टिकल, जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इस वाउचर में कैश और बैंक का लेजर हमेशा डेबिट होगा। मतलब कि कैश और बैंक जो होगा ना वो हमेशा डेबिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब बिजनेस में पैसा आता है, चाहे वो नगद आ रहा हो चाहे बैंक के थ्रू आ रहा हो, तो क्या होता है ना, हमेशा वो अकाउंट, वो खाता हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब होता है आना। अब रिसिप्ट वाउचर में तो तभी जाएंगे जब या तो कैश आ रहा होगा या बैंक आ रहा होगा। समझ में आया मेरी बात। तो क्या होगा, हमेशा डेबिट ही होगा। कैश और बैंक पेमेंट में क्या होता था, कैश और बैंक, कैश और बैंक पेमेंट में हमेशा क्रेडिट होता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। बस हमें ये पता करना है कि क्रेडिट कौन सा लेजर करना है, मतलब कि पैसा हम दे किसको रहे हैं, पैसा हमारा, सॉरी, पैसा हमारे बिजनेस में आ किस वजह से रहा है। देने का तो पेमेंट में हो जाएगा, पैसा हमारे बिजनेस में आ किस रीजन की वजह से रहा है, उस रीजन के अकाउंट को हमें क्या कर देना है, क्या करना है, क्रेडिट करना है। कि हमें पैसा दे कौन रहा है, इनकम की वजह से पैसा आ रहा है, या किसी ने हमें माल के बदले में पैसा दिया है, या किसी से हम लोन ले रहे हैं, तो वो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। जैसे बैंक से 500 रुपए का ब्याज मिला, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू बैंक इंटरेस्ट। मतलब कि अगर हमें बैंक से ब्याज मिलेगा तो क्या होगा, हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट या बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है ना, क्योंकि बैंक प्राप्त कर रहा है हमारा पैसा, बैंक में पैसा आता है ब्याज का, तो बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि प्राप्त करने वाले खाते को डेबिट करो। तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और पैसा किस वजह से आया हमारे बैंक में भाई, पैसा आने का रीजन है ब्याज, तो ब्याज को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ब्याज हमारी इनकम है और इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
तो हमने क्या करा, इनकम को हमारा क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। फिर दूसरा, पंकज से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, मतलब मान लो पंकज को मैंने कोई माल बेचा था कभी, अब उससे मेरे को पैसा प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो पैसा प्राप्त होगा तो पैसा प्राप्त होने की एंट्री रिसीव्ड वाउचर में होगी, और एंट्री क्या बनेगी, कैश टू पंकज, मतलब पंकज हमारा क्या हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा। तो जो व्यक्ति दे रहा है, यानी कि जो जिस वजह से पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि भी कैश और बैंक हमेशा डेबिट होता है, और जो भी वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं, तो हमने यहाँ डेबिट कर दिया, सिंपल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट वाउचर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है जर्नल वाउचर, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाउचर है, इसको तो ध्यान से समझ लेना। कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को कि भाई क्या करें, कैसे करें, कौन सी एंट्री होएगी, क्या है ये, क्या नहीं है। जर्नल को जनरल बोलते हैं, स्पेलिंग ही उल्टी पल्टी लग देते हैं, समझ में आ रही है ना। तो ध्यान से समझ लो इसको। ये कह रहा है कि भी इसे एडजस्टमेंट वाउचर यानी समायोजन प्रविष्टियां भी कहते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिनकी एंट्री हम वाउचर में नहीं कर पाते हैं, अन्य वाउचर में नहीं कर पाते, वे सभी वाउचर हमें अलाउ नहीं करते हैं। अर्थात इस वाउचर में वे सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें ना तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और ना ही क्रेडिट हो रहा है। अब ये क्या लफड़ा है भाई गुरुजी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो कि भी ना तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ना ही क्रेडिट हो रहा है। बिना कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुए तो कैसी एंट्री हो जाएगी पास, होती है। बिजनेस में बहुत सी एंट्री ऐसी होती है ना, जिसको अपन क्या करना है ना, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और इस साल के अंत में हम ज्यादातर एडजस्टमेंट करते हैं, जब बिजनेस क्लोज हो रहा होता है हमारा 31 मार्च को, बस जनरल वाउचर में ही ज्यादातर एंट्री होती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लेना इसको। जैसे साल के अंत में जो व्यापार को लाभ या हानि हुई होती है, उसे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना होता है। मतलब कि मान लो किसी बिजनेस को साल के अंत में लाभ हो गया, ठीक है, तो वो लाभ जो होता है ना, वो पैसे के रूप में नहीं मिलता उसको, मतलब कि वो एक वैल्यू होती है, वो एक वैल्यू एक अकाउंट से हटा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। तो वो वैल्यूएशन का ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होता है, पैसा का ट्रांसफर नहीं होता उसमें, नगद पैसे का ट्रांसफर नहीं होता उसमें। क्या होता है ना, एक अकाउंट में अगर कोई वैल्यू बता रही है इतनी, तो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में वो, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वो वैल्यू ट्रांसफर हो रही होती है। समझ में आ रही मेरी बात, वही ये कहना चाह रहा है, इसको आगे बताऊंगा। जीएसटी टैक्स को एडजस्ट करना, सीजीएसटी, एलजीएसटी, आईजीएसटी को एडजस्ट करना होता है। जब अपन टैक्स भर रहे होते हैं तो कौन सा टैक्स हमें और गवर्नमेंट को पे करना है, एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एडजस्ट करना, इसका भी मैं आगे बताऊंगा जब बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट वगैरह का जो टॉपिक आएगा कि कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होते हैं, परचेज, सेल, क्रेडिटर, डेटर, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें जो कवर करूंगा उसमें सारा आपको बता दूंगा ये, ठीक है। घर खर्च के लिए जब व्यापारी अपने बिजनेस से माल या पैसा निकाल लेता है तो उससे रिलेटेड एंट्री हमें इसमें होती है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि भाई इस वाउचर में पहली एंट्री हमेशा डेबिट होती है, ठीक है भाई, कर देंगे डेबिट। और दूसरी एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई उदाहरण के तौर पे कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को लास्ट ईयर, वो भी 12,154, अब इसको एडजस्ट करके बताओ कैपिटल अकाउंट में। मतलब कि बिजनेस को जो लॉ प्रॉफिट हुआ है, उसको हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब तुम कहोगे सर कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करना है, वो इसलिए करना है कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ओनर का ही होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तब भी बिजनेसमैन का है, लॉस हो रहा होगा तब भी बिजनेसमैन का है। समझ में आ रही है ना। तो जो उसने पूंजी लगाई होती है ना, उसमें से ही वो पैसा रिड्यूस होता है, कम करना होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी पूंजी बढ़ जाएगी, अगर लॉस हो गया होगा तो उसकी कैपिटल को हमें कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो हमने यहाँ क्या किया, डेबिट कर दिया पी एंड एल अकाउंट को, क्रेडिट कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट को। अब कहोगे सर ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हो गया भाई, क्यों करना है हमने डेबिट क्रेडिट, पी एंड को क्यों डेबिट करा, कैपिटल को क्यों क्रेडिट करा। तो देखो दोस्तों, होता ऐसा है कि कैपिटल हमारे बिजनेस में जब भी इंक्रीज होती है तो हमें क्रेडिट ही करना होता है, ये रूल्स है, ठीक है ना। जब भी हमारे हमारे बिजनेस की कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर घटानी है तो डेबिट कर देंगे। तो हमें बढ़ानी थी तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब कहोगे सर पी एंड एल अकाउंट को क्यों डेबिट करा। तो दोस्तों पी एंड एल अकाउंट को इसलिए डेबिट करा कि जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो पी एंड एल अकाउंट का जो बैलेंस होता है बाय डिफॉल्ट वो क्रेडिट साइड में शो हो रहा होता है इस एंट्री को करने से पहले। समझ में आ रही मेरी बात, जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उसका बैलेंस जो होता है बाय डिफॉल्ट वो क्रेडिट साइड में शो होता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देख लेना, ये दिखा दूंगा मैं आपको। समझ में आ रही है ना। और जब हमें इसके अकाउंट को घटाकर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो जो अकाउंट पहले से ही क्रेडिट है उसको हम दोबारा क्रेडिट कैसे कर देंगे।
उसको जब हम क्रेडिट कर देंगे तो क्रेडिट क्रेडिट तो प्लस हो गया, वो तो और जुड़ के 24,200 300 के करीब हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट कम कहां से हुआ? हमें पी एंड एल का अकाउंट नील करना है। इसलिए हमें क्या करना है, जो अकाउंट पहले से क्रेडिट साइड में शो कर रहा था उसको हमें अगर कम करना है तो उसको हमें डेबिट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पी एंड एल को डेबिट किया है। दूसरा दूसरा आप कहोगे कि सर अगर मान लो यहाँ पे लॉस हो जाए, बिजनेस को लॉस हो जाता है तो आप कैसे करोगे एंट्री, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, अगर बिजनेस को लॉस होता है ना तो क्या होता है कि हमारी एंट्री क्या होती है ना, इसके अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाती है। मतलब कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है और पी एंड एल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। अब कहोगे सर क्यों? तो मैंने पहले ही बताया था कि कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब लॉस होने पर कैपिटल घट जाती है तो कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो हमें कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूंजी लगाई है ओनर ने वो तो कम करनी पड़ेगी ना। तो लॉस हो गया तो कम करनी पड़ेगी, तो डेबिट कर दिया। अब कहोगे सर पीएनएल अकाउंट को क्यों क्रेडिट करा? पीएनएल अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करना पड़ रहा है दोस्तों कि पीएनएल अकाउंट में जब बिजनेस को लॉस हो रहा होता है तो जो उसका बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो समस्त हानियां जो होती है वो डेबिट साइड में आ जाती हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो टेली क्या करता है, जब बिजनेस को हानि पहुंच रही होती है या कोई इतने किसी किसी भी प्रकार के रुपए की हानि होती है तो वो अपने आप उसको क्या करता है, डेबिट साइड में पटक देता है, डेबिट साइड में शो करने लग जाता है। और जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्रेडिट साइड में शो कर देगा। तो वही स्कीम होती है इसमें कि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस फिर डेबिट हो चुका होता है। अब उसको हमें कम करना है तो फिर क्रेडिट करना पड़ेगा भाई। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किस प्रकार की सिचुएशन तुम्हारे सामने क्रिएट हुई है, उसको देख के तुम डेबिट और क्रेडिट करोगे। समझ में आ रही मेरी बात? ये होता है हमारा एडजस्टमेंट वाउचर। तो ना तो यहाँ पे कोई कैश डेबिट हो रहा, ना ही यहाँ पे कोई कैश बैंक डेबिट हो रहा, क्रेडिट हो रहा, दोनों ही नहीं हो रहे। तो इस प्रकार की एंट्रियां क्या होती है, हमें जनरल वाउचर में पास करनी पड़ती है सिर्फ वैल्यूएशन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि व्यापारी ने घर के लिए व्यापार से माल निकाला है। अब जब भी व्यापारी अपने घर के खर्चे के लिए, घर की जरूरतों के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए अपने बिजनेस से ही माल निकाल लेता है तो उसकी एंट्री हमें ही जनरल वाउचर में करनी होती है। यानी कि क्या करना है, हमें जनरल वाउचर में जाना है और ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमें डेबिट कर देना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों करना है? क्योंकि ड्रॉइंग्स अकाउंट एक तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट ही होता है, तो एक तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर रहे हैं। बट हमने कैपिटल अकाउंट को दूसरा नाम दे दिया ड्रॉइंग्स, ताकि हमें पता रहे कि हमने घर खर्चे के लिए कितना पैसा निकाल दिया या माल निकाला, तो उसका अलग से एक खाता बन जाए और हम अच्छी तरीके से अपना बजट मेंटेन कर सकें। बिजनेस को ये पता रहे, ओनर को ये पता रहे कि उसने घर खर्चे के लिए कितना पैसा निकाला है, तो उसके लिए एक अलग से क्या हो जाएगा, वाउचर बन जाएगा, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। समझ में आ रही है ना? इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना? और परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? परचेज अकाउंट यहाँ क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि भी माल तो हम बेच नहीं रहे, ओनर कभी भी खुद को माल थोड़ी बेचेगा, खुद की दुकान से खुद को माल थोड़ी बेच देगा। वो तो निकालेगा, वो तो उसका राइट है, वो तो निकालेगा, दूसरी दुकान पे जाके थोड़ी कोई माल लेगा अगर उसकी दुकान पे अवेलेबल है। समझ में आ रही है ना? तो अगर परचेज यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा क्या हो गया, स्टॉक घट गया, हमारी परचेज कम हो गई। तो हमें परचेज को कम दिखाना है, ना कि सेल दिखा देना। बहुत से स्टूडेंट यहाँ सेल कर देते हैं, सेल कर देंगे तो हमारी इनकम बन जाएगी। इनकम थोड़ी है वो हमारी, हमारा तो परचेज कम हो गया, हमारा खर्चा बढ़ गया, एक तरीके से खर्चा हो गया बिजनेस के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे खर्चे को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब हमारी एक तरीके से गुड्स कम हो गई, स्टॉक कम हो गया, परचेज कम हो गई, सिंपल सी बात है। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 5,000। मतलब कि क्या हुआ है यहाँ पे, किसी सैलरी को, किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को हमने सैलरी दी थी, वो पहले ही दे दी थी हमने, महीना शुरू होने से पहले ही। उसने कहा था कि सर मेरे को ना इस महीने की सैलरी पहले दी है, मेरे को काम है, को जरूरत है उस पैसे की। तो हमने उसको पैसा दे दिया। तो उसकी एंट्री मैंने क्या करी थी पास, क्या एंट्री करी थी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये मैंने एंट्री कर दी थी उसकी, इस तारीख को मैंने उसको पेमेंट करी। जब मंथ कंप्लीट हो गया, मंथ क्लोज हो गया, तब जाके वो मेरा खर्चा हुआ है, तो उसकी एंट्री तो मेरे को एक और करनी पड़ेगी ना एडजस्टमेंट की। अब जाके वो जब खर्चा हुआ है तो उसकी एंट्री करूंगा, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट या एडवांस सैलरी अकाउंट। तो इसमें ना तो कैश आ रहा है, ना कैश जा रहा है, ना बैंक आ रहा है, ना बैंक जा रहा है। एक तरीके से क्या हो रहा है, एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में एडजस्ट हो रहा है ओनली, मतलब एडजस्टमेंट हो रही है।
समझ में आ रही है ना पैसे की? पैसा तो पहले ही जा चुका है, बट खर्चा अब हुआ है। ठीक है ना? इसके बारे में भी बता दूंगा कि प्रीपेड सैलरी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, तब जाके ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एक बार आप इतने समझ लो कि ये कैसे हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। दूसरा, कि मान लो कि भाई बहुत से हमारे कस्टमर या हमारे जो डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनके पास है क्या ना, हमारे कुछ पैसों में कोई पैसे का हिसाब किताब रह जाता है, 2 पैसे, 50 पैसे, 10 रुपए, 5 रुपए। तो वो क्या होता है ना तो हम किसी से लेते हैं, ना हम किसी को देते। तो क्या होता है ना, अब ये एंट्रियां क्या है ना, लंबे समय तक चलती रहती हैं, 2 महीने, 5 महीने तक उसके अकाउंट में वो 2 रुपए, 5 रुपए, 50 पैसे, कुछ भी पॉइंटों में पैसा दिखता रहता है। तब उसको भी क्या करते हैं ना, हम जनरल वाउचर में आके नील कर देते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार की एंट्री हमें क्या करनी होती है, जनरल वाउचर में होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में क्या होता है, इस वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी ग्राहक को नगद में माल या उधार में माल या सर्विस बेचनी होती है। मतलब सेल्स का मतलब होता है बेचना। जब भी हमें किसी को माल नगद में, उधार में, या कोई सर्विस नगद या उधार में बेचनी होती है, तो हम सेल्स वाउचर में जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की F8 होती है। अब ये कह रहा है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। सेल्स वाउचर में क्या होता है ना, सेल के 3 वाउचर होते हैं, यानी 3 ऑप्शन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आइटम इनवॉइस, दूसरा होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा होता है एज ए वाउचर। मतलब आइटम इनवॉइस में हमें तब आना होता है जब हम किसी कस्टमर को माल या सर्विस दोनों प्रकार की सेल कर रहे हो, तब हम क्या करेंगे, इनवॉइस आइटम में जाएंगे। या अगर सर्विस सर्विस दे रहे हैं तब भी आइटम में जा सकते हो, या गुड्स गुड्स दे रहे हैं, वस्तुओं में डील कर रहे हैं, तब भी इसमें जा सकते हो। अगर दोनों कर रहे हो तब भी जा सकते हो। ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि पहले अपन को डेट की ट्रांजेक्शन डालनी होती है कि हमने जो उसको माल बेचा उसकी तारीख क्या थी, बिल नंबर क्या था, कौन कस्टमर हमसे माल खरीदने आया। सेल्स लेजर को सिलेक्ट करना होता है, क्या माल बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा और उसका प्राइस क्या है। ये सब क्या होता है, हमें मेंशन करना होता है। आइटम डालेंगे, क्वांटिटी और रेट डालेंगे तो अमाउंट टोटल अपने आप निकल के आ जाता है। ठीक है? दूसरा आ जाए अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब जब हमें सिर्फ सर्विस बेचनी हो, ओनली गुड्स की बात नहीं होती, यहाँ पे सेल्स करना हो सर्विस को, तो ही हमें अकाउंटिंग इनवॉइस में जाना है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आइटम का नेम नहीं पूछता, उसमें सर्विस का नेम पूछता है जो आप कस्टमर को दे रहे हो। तो उसमें क्या होता है ना, पर्टिकुलर मांगेगा। पर्टिकुलर मतलब विवरण। ठीक है? तो इसमें बस डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मांगेगा, बिल नंबर मांगेगा, कस्टमर का नेम मांगेगा और पर्टिकुलर, यानी कि जो सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हो वो यहाँ डालना है। जैसे आप जो भी मान लो कि आपने कोई सर्विस दी है, एजुकेशन सर्विस, कोई भी कोचिंग सर्विस, कोई भी ट्यूशन सर्विस, वो डालनी होती है। और अमाउंट कितने का अमाउंट है, बस। नेक्स्ट एज वाउचर, यानी इसमें डेबिट क्रेडिट मांगेगा। गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रकार की सेल कर सकते हैं, इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये एक प्रकार का वाउचर होता है। इस वाउचर का यूज तब किया जाता है जब हमें आइटम या गुड्स नहीं बेचना होता, बस इतना बताना होता है कि माल कितने रुपए का बेचा। यह एक प्रकार की सिंपल एंट्री होती है जिसमें हमें माल का जिक्र नहीं करना होता, और ऐसा करने से हमारे स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहना चाह रहा है कि जब हमें यह ना दिखाना हो कि हमने माल कितने का बेचा, या कौन कौन सा माल कितनी कितनी क्वांटिटी में किस किस आइटम में बेचा, अगर वो ना दिखाना हो, सिर्फ इतना दिखाना हो, पार्टी टू कैश या पार्टी टू शेल, मतलब किस पार्टी को माल बेचा, नगद बेचा है चाहे उधार बेचा, वो तो डेबिट हो जाएगा। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। इसमें ये नहीं दिखाएंगे, ये जिक्र नहीं करेंगे कि जो सेल में हमने क्या क्या बेचा, कौन कौन सी वस्तुएं उसको बेच दी। तो ऐसा करने से हमारे क्या होगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस हमारी क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी, हमारी सेल्स दिखाएगा ओनली, बस सिंपल एंट्री होगी बस। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम सेल्स कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारा परचेज वाउचर होता है। कोई भी अगर हमें माल खरीदना है, कोई सर्विस खरीदनी है, कोई मान लो फिक्स एसेट वगैरह खरीदना है, तो हम परचेज वाउचर में जाएंगे। और ये क्राइस वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी सप्लायर या क्रेडिट से नगद में माल या उधार में माल खरीदना होता है या सर्विस खरीदनी होती है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं सेल्स की तरह। जैसे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर, तो वही सेम प्रोसीजर है। अगर आप गुड्स या सर्विस दोनों खरीद रहे हो तो आइटम इनवॉइस में जाओ। अगर आप सिर्फ सर्विस सर्विस खरीद रहे हो या सिर्फ फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस में जाओ। है? और अगर माल खरीद रहे हो तो आइटम इनवॉइस में जाओ। ठीक है? और अगर आप सिर्फ इतना बताना चाहते हो कि आपने कितने का माल खरीदा, ये नहीं बताना कि क्या क्या खरीदा, माल का जिक्र नहीं करना, जैसे कंप्यूटर खरीद लिया, प्रिंटर खरीदा, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड वगैरह, ये नहीं जिक्र करना। सिर्फ इतना बताना है कि भी इतने का माल आया और इससे आया, तो हमें क्या करना है, एज वाउचर में जाना होता है। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे सारे वाउचर जो भी थे, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा हमारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी होता है। ठीक है ना? तो क्रेडिट नोट का वाउचर हम तब पास करते हैं जब किसी कस्टमर से, किसी ग्राहक से हमें बेचा हुआ माल वापिस आ जाता है, या कोई अमाउंट हमें ट्रांजेक्शन, कोई अमाउंट का लेन देन हमें करना है, कोई पैसे का लेन देन हमें कम करना है। ठीक है ना? पैसे का एडजस्टमेंट करना है, तो हम क्रेडिट वाउचर में चले जाते हैं, क्रेडिट नोट में। और डेबिट नोट में हमें तब जाना होता है जब हमें, हमने खरीदा हुआ माल किसी पार्टी को हमें जब लौटाना होता है वापिस, तो हम डेबिट नोट में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये मेन 6 वाउचर होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया है, हर एक चीज आपको समझाई है।
तो इससे आपको अच्छा फील होगा, अच्छा समझ में आएगा कि कौन से वाउचर की एंट्री किस वाउचर में जाके करनी होती है। ठीक है ना? बाकी अपन प्रैक्टिकल करेंगे वो तो समझ में आएगा ही आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए, कंटेस्ट होनी चाहिए चीजें कि सर इस वाउचर में ये एंट्री होगी, इस वाउचर में ये एंट्री होगी। गलत एंट्री नहीं करनी है अपन को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, बहुत ही यूजफुल रहेंगे, एजुकेशनल रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देंगे मेरे वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।